और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दामिनी फिल्म में बोला गया सनी देओल का यह डायलॉग जब हिट हुआ था, तब देश की न्यायपालिका स्वतंत्र थी तारीख पर तारीख देने के लिए, स्वतंत्र थी फैसला टालने के लिए, और स्वतंत्र थी ये कहने के लिए कि वे स्वतंत्र हैं। पर यह डायलॉग तब भले ही हिट हुआ था, लेकिन अब पुराना हो चुका है और झूठा भी, क्योंकि अब न्यायपालिका कम स्वतंत्र कही जाती है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आई कमी की ही महिमा है कि हाई कोर्ट में फैसला आने के 2-2.5 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के जज सुनवाई के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि उस फैसले को पलटा जा सके, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर है और उसमें शनिवार और रविवार को सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये सुनवाई ना होने का प्रावधान आम भारतीय के लिए है, खास भारतीय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। खास भारतीय जब चाहे सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकता है, अपना केस रख सकता है। ऐसा करने से आसमान नहीं टूटता। तीस्ता सितलवाड़ वही खास भारतीय हैं जिसके लिए शनिवार को 4 बजे बंद हो जाने वाला सुप्रीम कोर्ट बिना सूचीबद्ध किए भी मामले की सुनवाई कर देता है। 1 बजे हाईकोर्ट तीस्ता सितलवाड़ की बेल खारिज करता है और उन्हें सरेंडर करने को कहता है। शाम 6 बजे तीस्ता के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और 2 जजों की बेंच मामले को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। 2 जजों की बेंच बेल को लेकर एकमत नहीं है, इसलिए इस मामले को 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। रात 9 बजे 3 जजों की बेंच ये मामले सुनती है और देर रात 12 बजे के बाद फैसला आता है कि वादे की अंतरिम बेल बढ़ाई जाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल को माननीय जजों द्वारा बार बार बताया भी जाता है कि अगर बेल मिल भी गई तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था कि सारे नियमों को किनारे कर इस मामले के लिए न्यायपालिका को इतनी मेहनत करनी पड़ी। आखिर हाई कोर्ट ने जिनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था वह कोई छोटी अपराधी नहीं है। उन्होंने एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ एक से एक बड़ी साजिशों की, जिनकी पुष्टि उस सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने की थी, जो सारे नियमों की ताक पर रखकर उन्हें अंतरिम रिलीफ देने के लिए खड़ा है। जिनसे जुड़ा है मामला है, उनका नाम है तीस्ता सितलवाड़। तीस्ता सितलवाड़, हाँ, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं शोभित चंदोला, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा था। इसी के बाद तीस्ता सितलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने तीस्ता को 1 सप्ताह की अंतरिम राहत दी है और गुजरात हाई कोर्ट के लिए आदेश पर भी स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर हाई कोर्ट तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत प्रदान कर देता तो क्या आसमान गिर जाता। इस पर गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जज साहब, आसमान कभी नहीं गिरा सकते। कोर्ट ने कहा कि एक सामान्य अपराधी भी अंतिम राहत का हकदार है, तो तुषार मेहता ने कहा कि यह साधारण केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, इसके कानूनी पहलू क्या हैं, हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, आधी रात को सामान्य अपराधी बताकर जिन तीस्ता सितलवाड़ का बचाव कर रहा था, उनके बारे में आप और हम जितना जानते होंगे वो शायद कम ही होगा। आइए देखते हैं शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का फैसला सुनाते हुए क्या कहा। गुजरात हाईकोर्ट ने 127 पेज के फैसले में जो भी कहा, इसे इन 6 बिंदुओं में आपको बताते हैं। पहला, यदि तीस्ता सितलवाड़ को जमानत मिल जाती है तो उसके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अधिक गहरा और व्यापक हो जाएगा। दूसरा, हाईकोर्ट ने कहा उन्होंने एक पत्रकार के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन गवाहों को फायदा के लिए इस्तेमाल कर पद्मश्री पुरस्कार और योजना आयोग के सदस्य का पद पा लिया। तीसरा, अगर आज ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई उदारता दिखाई जाती है तो भविष्य में कई लोग गैर कानूनी तरीके से अपना एजेंडा पूरा करने आ सकते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा ऐसे लोग किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। लोगों को यह कहकर भड़काते हैं कि आप शोषित हैं और देश की संस्थाएं आपके साथ न्याय नहीं कर रही हैं। पांचवा, तीस्ता सितलवाड़ ने अहमद पटेल के साथ मिलकर गुजरात सरकार को अस्थिर करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी की छवि को बर्बाद करने का काम किया। और अंतिम टिप्पणी, आज किसी पार्टी पर एक व्यक्ति के जरिए ऐसा आरोप लग रहा है, भविष्य में बाहरी शक्तियां किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए प्लान कर सकती हैं। ये एक राष्ट्र के लिए खतरा है। हम इस वीडियो में आपको हाई कोर्ट की टिप्पणी के पीछे छुपे इन सभी घटनाओं के बारे में बताएंगे और जानेंगे कैसे तीस्ता सितलवाड़ ने शतरंज की तरह प्यादा बनकर अपना जीवन एक राजा के लिए कुर्बान कर दिया। ये राजा कौन है, वीडियो के अंत में बताएंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार के रूप में करियर शुरू करने वाली तीस्ता देश के बड़े पुरस्कार पद्मश्री तक पहुंचती हैं।
यूपीए शासन के समय मनमोहन सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के लिए सोनिया गांधी ने एनएसी बनाई थी और सितलवाड़ को भी इस परिषद का सदस्य बनाया था। सितलवाड़ ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया था। गुजरात दंगों के बाद उन्होंने अपने संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम से लगभग सभी अदालतों में याचिकाएं दायर की, खासकर सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी याचिकाएं दायर की। ऐसे मामलों में फर्जी गवाह, फर्जी एफिडेविट तैयार किए गए और इसके लिए बाकायदा वकीलों की फौज तैयार की गई। पीड़ितों को गुमराह करते हुए जो घटनाएं कभी घटी ही नहीं, ऐसी काल्पनिक कहानियों पर हस्ताक्षर किए गए। दस्तावेज अंग्रेजी में थे, लिहाजा पीड़ितों की समझ से बाहर थे। अगर कोई पीड़ित तीस्ता का साथ देने तैयार नहीं होता तो उसे आईपीएस अधिकारी के द्वारा फोन करके डराया धमकाया जाता था। तीस्ता सितलवाड़ को कल सुप्रीम कोर्ट से महिला होने के नाते अंतरिम बेल मिलती है, लेकिन इनके कर्मों को देखिए। नानू मियां नामक व्यक्ति एसआईटी को बताते हैं कि तीस्ता ने उन्हें मदीना नामक महिला के साथ कथित बलात्कार का जिक्र करने के लिए मजबूर किया था, जबकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। यहां तक कि मदीना ने यह भी कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन तीस्ता सितलवाड़ किसी भी कीमत पर घटनाएं, गवाह, सबूत सब कुछ बनाना चाहती थी। इसके लिए तीस्ता ने एक अफवाह फैलाई कि नरोदा पाटिया में बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया और सूखे कुएं के अंदर जला दिया गया। यह भी झूठ निकला। फिर तीस्ता ने यह अफवाह फैलाई कि दंगों में एक मुस्लिम महिला कौसर बानो की कोख फोड़कर भ्रूण को तलवार की नोक पर रखा गया, लेकिन यह भी झूठ निकला। अब आप सोचिए, एक महिला की कितनी खतरनाक मानसिकता होगी जब वे ऐसी काल्पनिक घटनाओं को बनाती थी। यहां तक कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए तीस्ता ने नगर पालिका द्वारा कानूनी रूप से दफनाई गई कब्र तक खोद ली थी। इसके चलते ही उनके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ का मामला लंबित है। यह सब बिना पॉलिटिकल पावर और पैसे से संभव नहीं था। इसके लिए फिर से राजा के प्यादे सामने आए और तीस्ता की मदद की गई। इस बार प्यादा का नाम था अहमद पटेल। सोनिया गांधी के सचिव रहे अहमद पटेल ने तीस्ता को गुजरात में इस तरह से काम करने के लिए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जेल चले जाएं और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। जब तीस्ता ने कहा कि इसके लिए भारी धन की आवश्यकता होगी, तो अहमद पटेल ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त धन मिलेगा। इसके लिए शुरुआत में एक बार 5 लाख और फिर 25 लाख दिए गए। ये तो सिर्फ वह रकम है जो गवाहों के साथ समक्ष दिए गए थे, बाकी का कोई हिसाब नहीं है। तीस्ता ने कहा कि वे अपनी मैगजीन में एक स्पेशल आर्टिकल छापेंगी जिसके गुजरात में एक बड़ी खबर बनेगी और इसमें ना सिर्फ मोदी की छवि खराब होगी बल्कि उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। यह सुनकर अहमद पटेल बहुत खुश हुए और वे उस स्पेशल आर्टिकल का इंतजार करने लगे और उन्होंने कहा कि पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, जिस हद तक जाकर मोदी की छवि खराब हो सकती है करो। इसके बाद तीस्ता कम से कम 40 पीड़ितों को एक इवेंट में दिल्ली ले गई। इवेंट में हर एक पीड़ित को मंच में अपनी दास्तां बयान करने के लिए कहा गया। इस इवेंट की खास बात यह थी कि इसमें अहमद पटेल समेत कांग्रेस के नेता और कुछ लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल थी। आरोप यह भी है कि इसके बाद तीस्ता सितलवाड़ पीड़ितों को पटेल के निवास स्थान पर भी ले गई थी और वहां उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि एक बार बस सरकार बदल जाए फिर सबको न्याय भी मिलेगा, सरकारी नौकरी और पैसा अलग मिलेगा। तीस्ता और अहमद पटेल के बारे में जो बातें हमने बताई थी ये गुजरात हाईकोर्ट ने भी कही हैं। इसके गवाह थे नरेंद्र ब्रह्म भट्ट, रईस खान। ये रईस खान तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ से जुड़े थे और तीस्ता के करीबी रहे थे। रईस खान कहते हैं कि तीस्ता जैसे लोग जो विक्टिम के नाम पर पैसा लेते हैं, खा जाते हैं और अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, विक्टिम के साथ जो विश्वासघात हुआ उसके लिए विक्टिम उसको माफ नहीं करेंगे। तीस्ता ने देश और विदेश से फंड जमा किया और उसका 1% भी हिस्सा विक्टिम को नहीं दिया। दरअसल यूपीए शासन के समय तीस्ता सितलवाड़ ने अपने पति के साथ मिलकर गुजरात दंगों को लेकर एजेंडा और विमर्श चलाने के नाम पर जो चंदे इकट्ठे किए थे उनका एक बड़ा हिस्सा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए इस्तेमाल कर लिया था। अपने एनजीओ के माध्यम से उन्होंने करोड़ों रुपए जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठा किए उस पर कभी खर्च किया ही नहीं। अब आप सोचिए, एक महिला एनजीओ बनाकर सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी फंड ले रही थी। ये सब भी मुमकिन था उसी राजा की वजह से। देखिए फिर स्टोरी में राजा आ गया ना। इस बार इस राजा ने विदेशी प्यादों को भी तीस्ता की मदद के लिए भेजा ताकि मामले को इंटरनेशनल बनाया जाए। गवाह ब्रह्म भट्ट के अनुसार बीबीसी के एक पत्रकार पंकज शंकर उनसे मुलाकात करते हैं। यह पत्रकार कहते हैं वह तीस्ता के एनजीओ का हिस्सा है जो ब्रिटेन और खाड़ी देशों में काम करते हैं। यह पत्रकार लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते थे और उनके साक्षात्कार लेते थे और उसके कारण ब्रिटेन और खाड़ी देशों से तीस्ता को फंड मिलता था।
5 अक्टूबर 2010 को तीस्ता एसआईटी को एक लेटर लिखती हैं और एक वकील के लिए सुरक्षा मांगती हैं, लेकिन इस लेटर की कॉपी संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस जेनेवा भी पहुंच जाती है। 2 दिन बाद वो फिर से एसआईटी के लिए एक लेटर लिखकर स्वयं के लिए सुरक्षा की मांग करती है और फिर से इस लेटर की कॉपी जिनेवा भेजी जाती है। वर्ष 2011 में इन लेटर के जिनेवा भेजे जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है और तीस्ता की वकील कहती हैं कि जिनेवा को ह्यूमन राइट से जुड़े सभी मामलों पर नजर रखने का अधिकार है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ता है कि तीस्ता से तलवार जांच से जुड़े मामलों पर जिनेवा के साथ कोई संवाद नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, एक महिला ने कैसे एक राजा की मदद से गुजरात दंगों को उद्योग बनाया, किस लिए? सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए। अभी पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले को जानबूझकर लंबा खींचा गया। कुछ लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर प्रयास किया कि मामला चर्चा में बना रहे। हर उस व्यक्ति की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए जो मामले को उलझाए रखने वाले लोगों के आड़े आ रहा था। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके एक दिन बाद तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और पिछले लगभग 1 साल से वे अंतरिम जमानत पर हैं। क्या आप सोच सकते हैं 1 साल की अंतरिम जमानत? जी हाँ, ये सब भारत में हो रहा है सिर्फ एक राजा की मदद से। राजा कोई और नहीं बल्कि एक विशाल इकोसिस्टम है जिसमें कुछ लोग धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना निरंतर कार्य करते हैं। तीस्ता से तलवार तो इस विशाल इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें कांग्रेस पार्टी और उसके अहमद पटेल जैसे नेता, मीडिया में बैठे पत्रकार, एनजीओ सब शामिल हैं। इसमें संजीव भट्ट, आरबी श्री कुमार जैसे पुलिस अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने झूठे मुकदमे लिखवाए। राणा अयूब, शबनम हाशमी, जावेद आनंद जैसे कई लोग हैं जिन्होंने गुजरात दंगों को एक अफसर के रूप में भुनाया। कपिल सिब्बल जैसे वकील भी इसमें शामिल हैं जो तीस्ता से तलवाड़ के लिए हमेशा कोर्ट रूम में बहस के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि तीस्ता से तलवाड़ 60 साल की है, वे क्या ही कर सकती हैं। लेकिन इस इकोसिस्टम का एक दूसरा हिस्सा है वो लोग जो सामने नहीं आते, वो जो आज सरकार ना होने के 9 वर्ष बाद भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, जो इस खबर को बीबीसी से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट में छपवा देते हैं और फिर इस पर विदेश में डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई जाती हैं और फिर भारत में प्रसारित की जाती हैं और फिर जारी किए जाते हैं नाना प्रकार के इंडेक्स। नाम के साथ काम करने वाला इकोसिस्टम हो या अदृश्य इकोसिस्टम, इसका उद्देश्य एक ही था, राजनीतिक हितों की पूर्ति करना। पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाना और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकना। लेकिन अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अब इस इकोसिस्टम का उद्देश्य है किसी भी प्रकार नरेंद्र मोदी को 2024 में अगली बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना। आप देखते रहिए द पैम्फलेट।